इस चीज को हम कैसे समझे कि किस फ्रीक्वेंसी में पेन हो रहा है, किस साइकिल में ज्यादा है, कम है, कितनी बार हो रहा है, तो हम थोड़ा सा अलर्ट मोड पर चलें। देखिए, पीरियड्स में जो पेन है, नॉर्मली पेनलेस पीरियड्स तो नहीं होते। थोड़ी सी कंजेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक दो दिन पहले आना, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन लाइक आई सेड, आपको अपने दिनचर्या का काम करने में आसानी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हॉट पैड लेके बैठना पड़ रहा है, या पेन किलर टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, या फ्लो ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से आपको मालूम चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। तो अगर हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल सही करना हो तो कुछ ऐसे 4-5 टिप्स आप बताएंगे कि हाँ, इसको करेक्ट कर लीजिए, बहुत हद तक आपके चांसेस एंडोमेट्रियोसिस होने के कम हो जाएंगे। प्लास्टिक्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि प्लास्टिक को स्विच, हेल्दी स्वैप्स हम बोलते हैं इन्हें। हेल्दी स्वैप्स में हम बोलते हैं कि आप प्लास्टिक से ग्लास बॉटल या मेटल बॉटल पे चले जाइए। सैनिटरी नैपकिन्स, आप जो नॉर्मल ये जो आजकल मार्केटिंग से आ रहे हैं उनके नाम नहीं लूँगी, ड्राई शील्ड वाले से आप चले जाइए नॉर्मल डायऑक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन से। जो आपका खाना जो बनता है, टेफ्लॉन कोटिंग के बजाय आयरन कोटिंग जो हमारी नानी दादियाँ यूज़ करती थी, वो ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है जिसपे आप खाना बनाते हैं, वो नॉन स्टिक जिसे कहते हैं, वो नहीं यूज़ कीजिए। हेल्दी स्वैप में नॉर्मल वो यूज़ कीजिए। 4-5 ऐसे सिम्टम्स दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, एंडोमेट्रियोसिस ही है, एक बार डॉक्टर से जाके दिखा लें। देखिए, इसके अंदर जो क्लासिकल सिम्टम्स, जो टेक्स्ट बुक सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए गए हुए हैं, डिस्मेनोरिया दैट इज पीरियड पेन, डिस्चेजिया, पैरान्यूनिया। डिस्पैरान्यूनिया मतलब जब आप संबंध रखते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे आपको सिवियर पेन होती है। और इनफर्टिलिटी इसमें बहुत कॉमन है, तो आपकी माँ बनने की संभावना इसमें कम हो जाती है। और डिस्चेजिया मतलब मोशन पास करते टाइम पे भी पेन हो सकती है। और ये जो हम पेन समझते हैं कि पीरियड्स में दर्द होता है, कितना दर्द होना नॉर्मल है, कितना दर्द होना नॉर्मल नहीं है, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं कि जी मुझे पीरियड्स के टाइम पे ये होता है, या तो पेन होती है, या तो हैवी ब्लीडिंग होती है, या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक ब्रेथलेसनेस या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो सिर्फ पीरियड्स में आता है। ये सब हमारे को जज करने के लिए कि हमें क्या करना है बहुत जरूरी सिम्टम्स होते हैं। बट बचपन में भी होने के चांसेस होते हैं क्या? फिर उसमें क्या कारण हो सकता है? अगर आपके बच्चे को इतना पेन है तो इसे प्लीज नॉर्मलाइज ना करें, पहले देखिए कि क्यों है। एनवायरनमेंट में आजकल इतने टॉक्सिन्स हैं जो पहले नहीं थे। प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स, ये काले डब्बे जिनमें पैक्ड फूड आता है, डिलीवरी होता है, वो काले डब्बे जो है प्लास्टिक्स के, नंबर 1 कॉज। बिकॉज ये जो ब्लैक बॉक्स, खाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं जितने खाने के कंटेनर में प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स, मेकअप, बिस्फेनॉल्स, फाइटेट्स। पीरियड्स में कई महिलाओं को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। कई बार ये पेन नॉर्मल होता है, एक दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वहीं कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस दर्द की वजह से इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि ना वो बिस्तर से उठ पाती हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट होने लगती है, इवन उनका चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें बचपन से सिखाया गया है कि पीरियड्स मतलब पेन होना ही होना है, लेकिन ये पेन कब नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है, कब पेन बहुत सीवियर हो जा करके किसी दूसरी बीमारी में तब्दील हो सकता है, इसके बारे में जानकारी बेहद कम है। इसलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट इसके अराउंड में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके कि पीरियड्स पेन हर बार नॉर्मल नहीं है, हो सकता है ये एंडोमेट्रियोसिस का इशारा हो, जिसके बारे में आज के सेशन में हम विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, महिलाओं को इस बीमारी के बारे में कब सचेत हो जाना चाहिए, इसके लिए कब डॉक्टर से जा करके इलाज कराना चाहिए, और उनकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं पीरियड्स के दौरान उसे समझ करके कब एक अलर्ट मोड पे चलना चाहिए कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है सनराइज हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आई थिंक ऑलमोस्ट हर लड़कियों को बोला जाता है कि पीरियड्स है तो पेन तो होगा ही, अब कितना नॉर्मल है पेन, कितना नहीं है, ये कभी किसी ने नहीं बताया। किसी के लिए वो पेन
2-3 घंटे में खत्म हो सकता है और किसी के लिए वो 2-3 दिन तक लगातार चल सकता है। आप प्लीज सबसे पहले आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आखिर जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है ये क्या है और इसको हम समझे कैसे। देखिए, पहले तो एंडोमेट्रियोसिस समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि नॉर्मल पीरियड्स आते कैसे हैं। एक सिंपल भाषा में कहूँ तो हर बार अंदर की यूट्रस की जो बच्चेदानी है उसकी अंदर की परत हर महीने तैयार होती है ताकि पीरियड आए। और अगर बच्चा नहीं आता, बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए वो लाइनिंग तैयार होती है। अगर बच्चा नहीं आया तो वो लाइनिंग माहवारी बन के बाहर निकलती है। अब कुछ औरतों में ये लाइनिंग बाहर आने के बजाय पीछे जाके ऑर्गन्स को आपस में चिपका देती है। तो यूट्रस के पीछे क्या होती है? आते, ओवरीज, अंडाशय जिसे हम कहते हैं, यूरेटर्स, 2 ट्यूब्स, 2 नलकियां जो किडनी से पेशाब लेके जा रही होती हैं ब्लैडर में, वो सारी ग्रस्त हो जाती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है आजकल हम कहते हैं इज द न्यू पैंडेमिक, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से इसकी इंसिडेंस जो पहले थी उससे कहीं ज्यादा हो गई, बढ़ गई है। बिल्कुल। और ये जो हम पेन समझते हैं कि पीरियड्स में दर्द होता है, कितना दर्द होना नॉर्मल है, कितना दर्द होना नॉर्मल नहीं है? देखिए, अगर आप अपना नॉर्मल दिनचर्या का काम कर सकती हैं, जैसे घर का काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया सॉरी, तो ये सारे काम अगर आप रेगुलरली कर सकती हैं अपने पीरियड्स में तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर आपको बिस्तर में लेटे रहना पड़ता है, हॉट वाटर पैड लगाने पड़ता है और बिल्कुल भी आप अपना दिनचर्या का काम नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना ही चाहिए। लेकिन ये जो पेन होता है डॉक्टर, कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि पहले दूसरे दिन होता है, फिर कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है और जरूरी नहीं है कि हर पीरियड साइकिल में उनको पेन ही हो। कई बार नॉर्मल भी चला जाता है और कई बार बहुत पेन भी होता है। तो इस चीज को हम कैसे समझे कि किस फ्रीक्वेंसी में पेन हो रहा है, किस साइकिल में ज्यादा है, कम है, कितनी बार हो रहा है, तो हम थोड़ा सा अलर्ट मोड पर चलें। देखिए, पीरियड्स में जो पेन है, नॉर्मली पेनलेस पीरियड्स तो नहीं होते। थोड़ी सी कंजेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, 1-2 दिन पहले आना, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन लाइक आई सेड, आपको अपने दिनचर्या का काम करने में आसानी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हॉट पैड लेके बैठना पड़ रहा है या पेन किलर टैबलेट्स की जरूरत पड़ रही है या फ्लो ज्यादा है, इन सब चीजों से आपको मालूम चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। पहली बात तो ये किस टाइम पे शुरू हुआ है। अगर ये अडोलेसेंस में जैसे पीरियड्स आने शुरू हुए और उस टाइम पे अगर आपको पीरियड पेन ज्यादा आ रहा है कि अभी पीरियड्स शुरू ही हुए हैं लड़की के और उसके 1-2 साल में वो जंप मार रही है बेड से, इतनी पेन हो रही है कि पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे, स्पॉटिंग हो रही है या आ रहे हैं लेकिन इतनी पेन हो रही है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो जंप मारी और घर वाले सब उसको चुप करा रहे हैं। उस एज में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्जेनाइटली मतलब बर्थ से कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे पीरियड के नॉर्मल आने के रास्ते में रुकावट हो। ऑब्स्ट्रक्टिव एनॉमलीज हम इसे कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रांसवर्स सेप्टम हो, कोई लॉन्जिट्यूडनल सेप्टम हो, सेप्टम मतलब दीवार आसान भाषा में कहा जाए, तो वो जो पीरियड आने वाला है उसका वजाइना में या योनि में या वजाइना में या फिर आपके बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसी दीवार हो जो बच्चे का पीरियड ठीक से आने ना दे रही हो, तो वो तो बहुत ही सीरियस है। उस टाइम पे स्पेशली जब आपके बेटियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं, अगर बर्दाश्त से बाहर उनके बहुत ज्यादा पेन है तो प्लीज दिखाइए। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि कोई दीवार तो नहीं है जो उनके पीरियड का रास्ता ब्लॉक किए हुए है। नंबर 1। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस में टिपिकली जो पेन होती है वो इंक्रीज होती रहती है। मतलब जब आपके पीरियड शुरू हुए तब तो ठीक ठाक थे, मतलब हाँ थोड़ी बहुत पेन हुई 14-15, पर जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज नाउडेज हम देख रहे हैं डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। मतलब ये डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियोसिस 3 प्रकार का होता है। एक सुपरफिशियल जो सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पे रहता है, एक जो आंतों के अंदर तक चला जाता है, नलकी यूरेटर्स जो नलकियां मैंने आपको बताया था उनके अंदर चला जाता है, तो उनका फंक्शन भी खराब कर देता है। जैसे आपको मोशन में प्रॉब्लम्स होंगी,
आपको मोशन पास करने में कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या आपको जो है मोशन पास करने में पेन होगी या ब्लीडिंग होगी, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसे कहते हैं, उसके अंदर अगर एंडोमेट्रोसिस चला जाए तो उसमें ब्लीडिंग, यूरिन में घड़ी घड़ी यूरिन आना, डिसयूरिया होना। तो एंडोमेट्रोसिस पहले कहते थे कि यूट्रस से रिलेटेड है, लेकिन आज मैंने खुद ऑपरेट किया हुआ है एंडोमेट्रोसिस लंग से, लंग के अंदर से एंडोमेट्रोसिस निकाला हुआ है, पेरिकार्डियम, हार्ट की जो लेयर है उसके ऊपर से निकाला हुआ है। तो एंडोमेट्रोसिस अब जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, जो सिर्फ बच्चादानी के अंदर होनी चाहिए, वो कहीं पे भी और जाके हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है और वहां ग्रो करने लगती है। तो फर्ज कीजिए लंग में चली गई तो वहां ग्रो करेगी, इंटेस्टाइन में चली गई तो वहां ग्रो करेगी, और वहां पे उसको जगह नहीं मिलती बाहर आने की, तो वहां वो डिपॉजिट स्पॉट्स कॉज करके एक्सक्रूशिएटिंग पेन कॉज करता है। मतलब जैसे अगर आपके पास कई ऐसे भी मरीज हैं जिनको सिर्फ पीरियड के टाइम पे ब्रेथलेसनेस होती है, पीरियड के टाइम पे चेस्ट में दर्द होती है, हो सकता है वो थोरासिक एंडोमेट्रोसिस का या डायफ्रामेटिक एंडोमेट्रोसिस का एक साइन हो। तो कोई भी साइन हो, आप उसे बड़ा छोटा ना माने, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं कि जी मुझे पीरियड्स के टाइम पे ये होता है, या तो पेन होती है, या तो हैवी ब्लीडिंग होती है, या कोई स्पेसिफिक सिम्टम लाइक ब्रेथलेसनेस या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो सिर्फ पीरियड्स में आता है। ये सब हमारे को जज करने के लिए कि हमें क्या करना है बहुत जरूरी सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल। आपने डॉक्टर जैसे कहा कि बच्चेदानी से निकल के कई बार ये लंग्स, इंटेस्टाइन या हार्ट में भी जा सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस। yes. क्या कारण हो जाते हैं कि बच्चेदानी से निकल के ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है? आजकल ये जो है पहले जैसे नहीं रहा। वी नो दैट दिस इज एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू, दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग टिश्यू, बट ये जो टिश्यू है आजकल जेनेटिक कॉजेस है, जीन्स में माइक्रो आरएनए जिसे हम कहते हैं, आजकल हम सलाइवरी टेस्ट से, एक सलाइवा का टेस्ट करके बता सकते हैं, आपका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका एंडोमेट्रियोसिस होगा कि नहीं। सो बहुत सारी नई चीजें, तकनीकें आज आई हैं। और एंडोमेट्रियोसिस के साथ सैड पार्ट क्या है कि सब बोलते हैं हाँ सबको होता है, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो, तुम क्यों इतना बोल रही हो, तुम्हें क्या हो गया। और उस टाइम पे जो कंफ्यूजन, मेडिकल गैस लाइटिंग जिसे हम कहते हैं, कि इवन 10 साल, 8 से 10 साल इज अ नॉर्मल टाइम जो लगता है लोगों को भटक भटक के एंडोमेट्रियोसिस के नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर करते हैं और उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इतना पेन है तो इसे प्लीज नॉर्मलाइज ना करें, पहले देखिए कि क्यों है। एनवायरमेंट में आजकल इतने टॉक्सिन्स हैं जो पहले नहीं थे, प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स, ये काले डब्बे जिनमें पैक्ड फूड आता है, डिलीवरी होता है, वो काले डब्बे जो है प्लास्टिक्स के, नंबर 1 कॉज। बिकॉज ये जो ब्लैक बॉक्स, खाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं है जितने खाने के कंटेनर में प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स, जैसे आपके कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पानी की बोतल है प्लास्टिक में ना पिए, ग्लास या मेटल बॉटल उसमें अपना पानी कैरी करें, फिल्टर्ड वाटर सिंपल। ये मिनरल वाटर में आपको सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिसाइजर्स मिलेंगे, प्लीज मत लीजिए उसे। घर पे बॉईल कीजिए पानी और प्लास्टिक की बोतल में के बजाय ग्लास की बोतल में डालिए और अपने साथ कैरी कीजिए, इससे आपका एंडोमेट्रियोसिस कम होगा। प्लास्टिक कंटेनर ना लीजिए, ग्लास का डब्बा लीजिए जिसमें अपना लंच पैक करके लेके जाइए, या मेटल कंटेनर। जैसे मेकअप है, बिस्फेनॉल्स और फाइटेट्स और सारे पैराबेन्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप अपना लेबल पर उठाइए जिसमें केमिकल्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गई और बाकी मेकअप के शैम्पूज वगैरह सब हो गए, प्लीज देखिए पैराबेन फ्री यूज कीजिए। सैनिटरी नैपकिन्स, जब आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं तो प्लीज यूज डायऑक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन्स। ये जो ड्राई शील्ड और ये शील्ड और वो शील्ड, वो सब टॉक्सिन है। वो सारी ड्राई शील्ड में प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स, डायऑक्सिन्स है, इसीलिए एंडोमेट, और वो इतना नजदीक जा रहा है आपके यूट्रस के, इसीलिए आपको ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। सो यूज डायऑक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन्स, दे आर अवेलेबल, बट हम देखते नहीं है क्योंकि हमें मालूम नहीं है। सो ये सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो है, EDCs, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हम इन्हें कहते हैं, ये आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, जो आपके हार्मोनल सिस्टम को तहस नहस करते हैं
और इसी से आपको एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पीसीओडी, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर, आपने जो हमें कॉजेज बताई हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके से घुल चुके हैं ना कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हम ये चीजें गलत कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल का यूज करना या Yes. इतने हैवी मेकअप्स का। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लड़कियां कितना ज्यादा मेकअप यूज कर रही हैं। पहले एक टाइम क्रॉस करने के बाद लोग करते थे, अब बचपन से ही एक्सपोजर है इन सब चीजों का। हर चीज में प्लास्टिक कहीं ना कहीं है ही, हमारे बेसिक यूज से लेकर के नॉर्मल जितने भी यूज है इन सब चीजों में। तो अगर हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल सही करना हो तो कुछ ऐसे 4-5 टिप्स आप बताएंगे कि हाँ इसको करेक्ट कर लीजिए, बहुत हद तक आपके चांसेस एंडोमेट्रियोसिस होने के कम हो जाएंगे। प्लास्टिक्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि प्लास्टिक को स्विच, हेल्दी स्वैप्स हम बोलते हैं। हेल्दी स्वैप्स में हम बोलते हैं कि आप प्लास्टिक से ग्लास बॉटल या मेटल बॉटल पे चले जाइए। सैनिटरी नैपकिन्स, आप जो नॉर्मल ये जो आजकल मार्केटिंग से आ रहे हैं उनके नाम नहीं लूंगी, ड्राई शील्ड वाले से आप चले जाइए नॉर्मल डाइऑक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन से। जो आपका खाना जो बनता है टेफ्लॉन कोटिंग के बजाय आयरन कोटिंग, जो हमारी नानी दादियां यूज करती थी, वो ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है जिसपे आप खाना बनाते हैं, वो नॉन स्टिक जिसे कहते हैं, वो नहीं यूज कीजिए। हेल्दी स्वैप में नॉर्मल वो यूज कीजिए। आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो और क्रीम जो यूज कर रहे हैं उसमें आप पढ़िए कि उसमें पैराबेंस ना हो, पैराबेंस फ्री करके आता है, वो आप यूज करें। और मेकअप भी आप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेकअप यूज कर रहे हैं उसको बिस्फेनॉल्स और ये सब चीजों से देखिए। बच्चों के टॉयज, प्लास्टिक टॉयज अवॉइड कीजिए, बचपन से ही प्लास्टिक टॉयज बिल्कुल भी नहीं कीजिए। लकड़ी के टॉयज जो यूज करते थे वो बेटर थे। हाँ। सो ये हेल्दी स्वैप्स आप करेंगे तो काफी हद तक आपका भला होगा कि एटलीस्ट वो एंडोमेट्रियोसिस का और ये जो डायल करके फोन से खाना मंगाना है वो प्लीज बंद कीजिए। गो ऑर्गेनिक, घर का खाना खाइए। रोटी सब्जी दाल जो बन रही है, अगर आपको कुछ खाना ही है तो घर पे बनाइए, इट वुड बी मच 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 बेटर। लेकिन ये अगर ऑर्डर भी कर रहे हैं तो आप उसको खुद खड़े रह के ग्लास में लीजिए या ग्लास की प्लेट लीजिए। ये प्लास्टिक प्लीज अवॉइड कीजिए, स्पेशली वो काले वाला प्लास्टिक जो है वो ज्यादा दूषित होता है, उसमें और टॉक्सिन्स होते हैं वाइट प्लास्टिक से। तो वो जो काले कंटेनर है उनसे तो आपको अवेयर हो ही जाना चाहिए। और उसमें भी लिखा रहता है कि आप इसे रीयूज भी कर सकते हो, प्लीज उस पर्पस से बनाया जाता नहीं, है। नहीं 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 नहीं, वो सब कमर्शियली उस तरीके से रीयूज करने के लिए वो कह रहे हैं। बट अगर मेरी बेटी हो तो मैं कभी भी ना उसे उसके पास भी जाने दूं। बिल्कुल, तो हमें जितना हो सके इन सब चीजों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। Absolutely. थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर धीरे धीरे करना शुरू करते हैं तो फिर अगर आदत हो जाती है तो हमारे लिए आसान ही हो जाएंगी चीजें। डॉक्टर, अगर हमें कुछ ऐसे लक्षण समझने हो कि एंडोमेट्रियोसिस होने के ही कुछ क्लासिकल साइंस क्या है, क्योंकि जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि पीरियड्स पेन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपने भी कहा 8 साल 10 साल तक लोग इग्नोर करते चलते हैं क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। तो आपके जरिए हम अपनी ऑडियंस तक ये चीज पहुंचाना चाहेंगे कि 4-5 ऐसे सिम्टम्स दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हाँ एंडोमेट्रियोसिस ही है, एक बार डॉक्टर से जाके दिखा लें। देखिए, इसके अंदर जो क्लासिकल सिम्टम्स, जो टेक्स्ट बुक सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए गए हुए हैं, डिस्मेनोरिया दैट इज पीरियड पेन, डिस्चेजिया, पैरान्यूनिया। डिस्पैरान्यूनिया मतलब जब आप संबंध रखते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे आपको सिवियर पेन होती है। और इनफर्टिलिटी इसमें बहुत कॉमन है, तो आपकी माँ बनने की संभावना इसमें कम हो जाती है। और डिस्चेजिया मतलब मोशन पास करते टाइम पे भी पेन हो सकती है। और जैसे मैंने आपको कहा ब्रेथलेसनेस। अब ये सब चीजों में अब इंसिडेंस कैसे बढ़ा है मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, क्लिनिकल प्रैक्टिस गायनेकोलॉजी की 25 साल पहले। तो जब मैंने अपना हॉस्पिटल खोला था तब एवरी 10th और 11th पेशेंट में एक बंदा आता था कि जिसको एंडोमेट्रियोसिस होता था 25 साल पहले। अब इन 25 सालों में आज मेरा हर तीसरा पेशेंट, ऑल्टरनेट या तीसरा पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का है। हम एंडोमेट्रियोसिस स्पेसिफिक सेंटर भी हैं, हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के बहुत सारे मरीज आते हैं, लेकिन तो भी इसकी इंसिडेंस इतनी रेज होनी इज शॉकिंग। एंड ये जो है आजकल हर एक, और यंग लड़कियों में दिख रहा है हमें। पहले हमें दिखता था कि जो कंसीव करना चाहती हैं, जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा,
प्रेगनेंसी डिले की हुई है, उनके अंदर ये एंडोमेट्रियोसिस दिखता था। आजकल 15-16 साल के बच्चों में भी हमें दिख रहा है एंडोमेट्रियोसिस, और वो भी ऐसा घातक कि पूरा इंटेस्टाइन इन्वेड किया हुआ। मैंने 10-10 सेंटीमीटर दूरबीन विधि से इंटेस्टाइन की निकाली हुई है। तो हम दूरबीन विधि से निकालते हैं तो इंटेस्टाइन पूरी इन्वॉल्व हो जानी, तो उसमें क्या होता है कि हमें स्टेपल मार के पूरी इंटेस्टाइन उतने पार्ट जो अफेक्टेड है उसे निकालना पड़ता है। हम दूरबीन विधि से उसको भी निकालते हैं। दूरबीन विधि से किडनीज निकाली हुई हैं। किडनी की मतलब अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो ये जो नलकी जो मैंने आपको बताया था, किडनी से पेशाब लेके जा रही है यूरिनरी ब्लैडर तक, वो घातक हो जाएगी, वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उस यूरेटर के अंदर एंडोमेट्रियोसिस होने से बैक प्रेशर किडनी में आएगा, किडनी फेल हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी किडनी फेल हो गई है, बिकॉज यस, और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस में किडनी फेल हुई मिलती है हमें। तो मैंने ऐसे खुद 18 से 20 केसेस किए हुए हैं जब मुझे किडनी निकालनी पड़ी है। यूरेटर तो हम खोल देते हैं कई बारी, लेकिन जब पेशेंट्स लेट पहुंचते हैं, जब किडनी फंक्शन बिल्कुल ही तहस नहस होता है, तब वो किडनी को निकालना ही पड़ता है। और अगर जल्दी पहुंच जाए तो हम वो किडनी को, हमारे पास वायर्स होती हैं जिन्हें हम नीचे से स्टेंट्स डाल के खोल देते हैं यूरेटर को, और वो जहां से इन्वॉल्व है उसके आसपास में जो एंडोमेट्रियोसिस है उसे निकाल देते हैं। कई केसेस में मैंने ऐसे भी किया हुआ है कि वो यूरेटर काटा और उसको जितना पार्ट ग्रस्त है निकाल दिया और उसको री इम्प्लांट कर दिया पेशाब की थैली में, तो फिर वो लड़की सही हो जाती है, उसका किडनी फंक्शन करने चलता है। तो ये सिर्फ पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है। ये अब बिना आपके जाने हुए इंटेस्टाइन्स ऑब्स्ट्रक्शन, मेरे पास एक पेशेंट ऐसी आई थी इजिप्ट से जिसका वो आईवीएफ कराती जा रही थी। उसको मैंने कई बार बोला कि भाई तुम आईवीएफ करा रहे हो, उसके पहले अपनी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस जा रहा है उसे क्लीन कराओ। उसने नहीं सुना, उसने कुछ 6 या 7 बारी आईवीएफ कराया। आईवीएफ में एंडोमेट्रियोसिस के लिए और स्टिमुलेट होता है, जो दवाइयां इंजेक्शन लगते हैं वो और ज्यादा उभर के आता है, और ज्यादा फैलता है स्वास्थ्य से। उसका एंडोमेट्रियोसिस इतना फैल गया कि उसकी इंटेस्टाइन स्पॉन्टेनियसली रप्चर कर गई, पूरा मोशन बॉडी में फैल गया और वो उसका देहांत हो गया। सो आप एक बेबी मेकिंग मशीन नहीं है, आपकी लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकियों की है। एग्जैक्टली। तो जो प्रॉब्लम है वो इतनी लाइट नहीं है। पहले जैसा एंडोमेट्रियोसिस नहीं है कि सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस सेम है, सिस्ट निकाला और ठीक हो गया। आजकल एंडोमेट्रियोसिस बहुत डरावने रूपों में भी हमारे सामने आ रहा है, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी लॉस, यूरेट्रिक लॉस, इवन लंग में ब्रीदिंग, इतना लंग का पार्ट भी निकाला हुआ है। सो ये एक सिंपल बीमारी नहीं है, और इसकी अवेयरनेस के लिए आप ये पॉडकास्ट कर रही हैं, उसके लिए मैं भी आपकी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है बिल्कुल कि और इतनी सीरियस हो सकती है। आपने भी कहा कि लोग इसे बस पीरियड पेन जो इतना रिलेट करके देखते हैं और ज्यादातर ध्यान नहीं देते, बट आपने जैसे कि बताया कि बॉडी को बहुत, जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकती है। Absolutely. समय रहते ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने जैसे सिम्टम्स पे बात की, किस तरीके से ये और वर्स हो सकती है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं डायग्नोज करने के लिए कि हाँ, इन टेस्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं? पहली बात तो जब आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है एंडोमेट्रियोसिस में। गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करते हैं, उन्होंने कितना ट्रीट किया उनके पास पहुंचे, और उसी टाइम पे आपका वो अल्ट्रासाउंड खुद, मोस्टली ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट अपना अल्ट्रासाउंड खुद करते हैं और वो देखते हैं कि इंटेस्टाइन की कितनी सतह इन्वॉल्व है, जो आपकी ओवरीज है, अंडाशय है, वो कितना इन्वॉल्व है, यूरेटर कितना इन्वॉल्व है, सिर्फ अंडाशय इन्वॉल्व है कि बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है। तो ये अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। आपको, जैसे मैंने कहा, सलाइवरी टेस्ट अभी भी इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो अगर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है तभी हम यूज करते हैं, वरना एमआरआई करते हैं। जहां हमें थोड़ा भी डाउट आता है, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद में एमआरआई, जिसमें हम रेक्टल कॉन्ट्रास्ट या ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं,
और कभी कभी सीटी स्कैन, जो जिनमें हमें किडनी फंक्शन पे डाउट आता है तो उनके अंदर हम DTPA स्कैन करके एक स्कैन कराते हैं देखने के लिए कि किडनी का कितना फंक्शन बचा है हुआ है। और हमें किडनी को बचाने के कितने चांसेस हैं। तो DTPA स्कैन तक भी हम पहुंचते हैं। ठीक है। चेस्ट में हुआ तो CT वगैरह, ये सारी चीजें हम असिमुलेट करेंगे और उसके बाद में आपका एक 3D मैप बनाएंगे। यूजुअली मेरी काउंसलिंग एंडोमेट्रियोसिस जो डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग है उनसे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा चलती है, ताकि उनको सारा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि ये तो यूट्रस और ओवरीज की है, मैं इनफर्टिलिटी के लिए आई हूँ, ये बोल रहे हैं इतनी इंटेस्टाइन निकालो, ये क्या हो गया। सो ये सब डिजीज को समझने के लिए भी आपको टाइम जाएगा। काउंसलिंग उसके लिए जरूरी है। एंड जहाँ पे भी आप जाएं वहां पे देखिए कि 3D लैप्रोस्कोपी हो, रोबोटिक आर्म हो, जैसे हमारे पास 3D लैप्रोस्कोपी है। ये क्योंकि आपको विजन जितना अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे से उसे लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन विधि से पूरा निकाल पाएंगे। तो 3D लैप्रोस्कोपी से पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, GI सर्जन, यूरो सर्जन और सब। तो हमारे पास सारी टीम होती है, तब हम जाके इस डिजीज को क्योर करते हैं, वरना ये क्योर नहीं होती ना। ये आपने जो क्योर वर्ड यूज किया है इसे मैं करेक्ट करना चाहूंगी। क्योर इस डिजीज में नहीं है, दिस इज अ क्रॉनिक रेकरेंट कंडीशन। वापस भी आ सकता है, बहुत बारी ये आता ही है। तो इसको जैसे आप डायबिटीज को ट्रीट करते हैं कि इसका मैनेज करना है जिंदगी भर, लाइफ टाइम, वैसे ही आपको एंडोमेट्रियोसिस को मैनेज करना है। 1 सर्जरी, कंप्लीट सर्जरी, एक ही बार आपको सर्जरी करानी है दूरबीन विधि से, जहां सब कुछ क्लियर करना है। उसके बाद में आपको दवाइयों पे रहना है जिससे इसकी रेकरेंस ना हो, या प्रेगनेंसी लेनी है, फर्टिलिटी इन्हांसमेंट करनी है, या दवाइयों पे रहना है टू प्रिवेंट रेकरेंस। सो ये क्या है, आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स रेफर होके आते हैं, जो हमने ये सर्जरी करा ली, उन्होंने सिस्ट निकाल दी और बाकी इंटेस्टाइन और ये और वो सब छोड़ दिया, तो फायदा क्या हुआ, वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली और भयानक रूप में आएगा। और ओवरीज को आप टच करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपके द्वारा आपके ऑडियंस को देना चाहूंगी कि हर एक औरत जिस दिन पैदा होती है, फिक्स नंबर ऑफ अंडे लेके पैदा होती है, वो चाहे भी तो इन्हें बढ़ा नहीं सकती। आदमी हर 3 महीने में नया सीमेन बनाते हैं। तो ये नेचर का डिस्पैरिटी है कि 80 साल का आदमी भी बाप बन सकता है, लेकिन एक बार 50 साल की होगी तो औरत मां नहीं बन सकती, क्योंकि उनके अंडे खत्म हो जाते हैं। IVF से जो माएँ बन रही हैं वो डोनर एग से बन रही है, किसी और के अंडे से बन रही है। ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अब जब हम एंडोमेट्रियोसिस तक आते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस का जो फ्लूइड है वो टॉक्सिक होता है, वो इटसेल्फ नॉर्मल अंडों को डैमेज करता है। और जब हम सर्जरी करते हैं और हम सर्जरी को उसको निकालते हैं, तब वो और नॉर्मल अंडों को भी निकाल देते हैं। तो भी एग रिजर्व कम होती है, तो आपकी मां बनने की क्षमता उतनी कम होती रहती है। तो हम अपने सेंटर पे ये इसको सक आउट करके वहां पे लेजर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि नॉर्मल अंडों को डैमेज ना हो और आपकी मां बनने की क्षमता कम ना हो। और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और अभी आपका मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से आप, या कोई भी पर्सनल रीजंस की वजह से अभी आप शादी नहीं करना चाहते, तो अपने अंडे बैंक करके रख दीजिए। एग बैंकिंग, जहां पे आपको स्टिमुलेट करके अंडे बैंक करके रखना जरूरी है ऐसी लड़कियों में। वैसे ही 30 के बाद आजकल हम एग बैंकिंग बोल रहे हैं कि अगर आपकी 30 साल तक शादी नहीं हुई है तो अपने अंडे बैंक करके रख दीजिए, बाद में बहुत पछतावा होता है। आपने जैसे डॉक्टर कहा था कि पहले थोड़ी जो ओल्डर महिलाएं थी उनमें एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता था, अभी आजकल यंगर जनरेशन में भी देखा जाने लगा है। ऐसा भी कुछ है कि बचपन से ही ये डेवलप हो सकता है? क्योंकि एक तो आपने हमें कॉज बताया कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है, तो हो सकता है एक कारण वो हो गए प्लास्टिक का यूज या जो भी चीजें हमने बात की, बट बचपन में भी होने के चांसेस होते हैं क्या? फिर उसमें क्या कारण हो सकता है? सो जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव अनोमलीज, मतलब जैसे बच्चेदानी जो होती है यूजुअली जब डेवलप होती है माँ के गर्भाशय में, तो 2 पार्ट्स में डेवलप होती है। ये दोनों पार्ट्स आके जुड़ते हैं और इनके बीच की जो दीवार होती है वो घुल जाती है। अगर ये बीच की दीवार घुले नहीं या कोई दोनों पार्ट जुड़े नहीं और कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इन्हें हम कॉन्जेनाइटल अनोमलीज बोलते हैं। अब ये आपको कब पता चलेगा? जब लड़की के पीरियड्स शुरू होंगे।
तो जब पीरियड शुरू होंगे तब पता चलेगा कि यहाँ कोई दीवार है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है या कोई हिस्सा है जो बना नहीं है। बिल्कुल। तो वो जब हिस्सा बनेगा नहीं तो वहां पे वो जो लाइनिंग है वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करेगी, उसके पास सीधा रास्ता नहीं है बाहर आने का, तो वो पीछे जाएगी ट्यूब्स के थ्रू और अर्ली एंडोमेट्रियोसिस कॉज करेगी। और इसमें टिपिकल बात होती है यूनिलैटरल एंडोमेट्रियोसिस, मतलब एक तरफ का एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा। क्योंकि वो दूसरी तरफ से पीरियड आ रहा है नीचे और जिस साइड में ब्लॉकेज है उस साइड का नहीं आ पा रहा, तो उस साइड का पीरियड पीछे जा रहा है और यूनिलैटरल एंडोमेट्रियोसिस, एक साइड पे एंडोमेट्रियोसिस मिलेगी। अब इसमें एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट नहीं करना होता, वो ब्लॉकेज हटाओ, अपने आप एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि फिर अगर वो लड़की बड़ी हो जाएगी तो वापस रिस्क है होने का? नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण अलग है। उसका कारण एक परमानेंटली ट्रीटेबल कारण है कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, एक दीवार है, एक रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक को निकालो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज जो है जैसे ट्रांसवर्स सेप्टम, ओवीरा सिंड्रोम, रॉबर्ट सिंड्रोम, ये सारी चीजें जो हैं जो आते हैं बचपन में, वो सारे चीजों को ट्रीट करना जरूरी है। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा है विच इज वेरी अनफेयर इन आवर कंट्री। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैं नाम नहीं लूंगी सेंटर का, लेकिन वो आई थी मेरे पास पंजाब से, बहुत ही फेमस सेंटर। वो 27 साल की थी, वो शादी करना चाहती थी और वो जो लड़की थी वो बोल रही थी कि जब वो 12-13 साल की थी तब उसका यूट्रस निकाल दिया गया और बताया नहीं गया उसको, और उसको बहुत पेन होता था, बहुत ज्यादा पेन होता था पीरियड्स में, वो जंप मारती थी बेड से, ऐसा पेन होता था। तो उसके पेरेंट्स उसको ले गए, तो उन लोगों से वो दीवार कटी नहीं, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने वो दीवार निकालने के बजाय बच्चेदानी ही निकाल दी। और अब ये इसकी कॉम्प्लेक्स अनोमली थी जहाँ इसका रास्ता भी नहीं बना हुआ था, वजाइना भी नहीं बना हुआ था। हम वजाइना भी रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिन लड़कियों में योनि नहीं बनी होती, वजाइना नहीं बना होता, हम वो भी रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं स्पेशल टेक्निक से, कभी कभी इंटेस्टाइन का एक पार्ट लेके, कभी पेरिटोनियम लेके। ये वजाइनोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं वो भी इस लड़की में की और वो फिर she became normal. पर अगर वो उस यंग एज में हमारे पास आ जाती तो उसका यूट्रस बच जाता। बिल्कुल। तो आप एक ओपिनियन पे यूट्रस निकालने की गलती तो कभी मत करना। आप अगर नहीं समझ आ रही तो इस पे तो आपको अपने बच्चे के लिए विस्तार में 2-3 ओपिनियन लेने चाहिए, समझना चाहिए और तो ही कोई निर्णय लेना चाहिए। करेक्ट। आपने जैसे उस लड़की का बताया कि उन लोग जो भी डॉक्टर्स थे उनसे नहीं निकल पाए तो उन्होंने उसकी बच्चेदानी निकाल दी। आज के समय में भी क्या एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़ती है या नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आए हैं? देखिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए बच्चेदानी निकालो। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स द बिगेस्ट मिथ कि बच्चेदानी निकालोगे तो एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। वो जहां जहां फैला हुआ है उसको वहां से निकालना है। बच्चेदानी में तो वो है ही नहीं, वो अंडेदानी में या इंटेस्टाइन में या यूरेटर में जहां वो है उसको वहां से निकालना है। और रेकरेंस के लिए वो वहां वापस ना जाए, इसीलिए दवाइयां लेनी है और इस तरीके से निकालना है कि उस ऑर्गन को डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम दूरबीन विधि की बात करते हैं, रोबोटिक आर्म की बात करते हैं, जहां आप ओपन सर्जरी में आप 2-3 महीने पड़े रहेंगे हॉस्पिटल में, इंटेस्टाइन निकालेंगे तो बैग लगेगा, पॉटी का बैग बाहर लगेगा, वो सब चीजें दूरबीन विधि से नहीं होती। हम दूरबीन विधि से जब इसका इलाज करते हैं तब दूरबीन विधि से अंदर जाते हैं, ऑर्गन के ऊपर से बिल्कुल सतह से उसको निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास 25 टाइम्स मैग्निफिकेशन होती है, 3D होता है, तो हम उसको बिल्कुल साफ तरीके से, लेजर होते हैं तो बिल्कुल साफ तरीके से निकाल सकते हैं। और जहां हमें लगता है कि बिल्कुल अंदर चला गया है और उस ऑर्गन का उतना हिस्सा निकालना है तो हमारे पास स्टेपलर्स होते हैं। हाथ की सिलाई ने एक स्टेपल मारा ऊपर, एक स्टेपल मारा नीचे, उतना पार्ट निकाल दिया और ऊपर नीचे पार्ट को तीसरे स्टेपल से जोड़ दिया। और अब जैसे हमारे पास एडिनोमायोसिस है, जैसे अगर एंडोमेट्रियोसिस का इविल ट्विन जिसे हम कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की बहन, जो एंडोमेट्रियोसिस है वो बाहर फैलता है। कुछ एंडोमेट्रियोसिस मसल लेयर में, एक लक्ष्मण रेखा होती है अंदर के लेयर में यूट्रस के और मसल में, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके मसल में चली जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है एडिनोमायोसिस। अच्छा।
तो ये एडिनोमायोसिस ज्यादा डेडली है। वो यूट्रस के अंदर चली जाती है और उसमें मां बनने की संभावना और कम होती है। उसके लिए हम आजकल यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव अब्लेशन। अब ये माइक्रोवेव अब्लेशन क्या होता है? जैसे आप घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए, वैसे ही वो माइक्रोवेव का एक कंट्रोल रेडिएशन हम एडिनोमायोसिस के स्पॉट्स को जलाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ओके। तो वो जल के फिर वो जल के नेक्रोस होके यूट्रस को, नॉर्मल यूट्रस को डैमेज नहीं होने देते और ये जो डिजीज पार्ट है वो निकलता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे पास, हमें रिसर्च करके जाना चाहिए कि हमारे पास स्क्लेरोथेरेपी भी है, लेजर भी है, माइक्रोवेव भी है। तो जो सेंटर्स ये काम कर रहे हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं। फिर उनके पास और ज्यादा करके, क्योंकि इतने इंसिडेंट्स बढ़ गए, इतने पेशेंट्स आ गए, ज्यादा दूसरे पेशेंट्स के लिए इतना टाइम नहीं रहता। जैसे हमारे सेंटर पे फाइब्रॉइड्स और एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस को ज्यादा ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। हम चाहते डॉक्टर कि जैसे आपने कहा था कि एंडोमेट्रोसिस का लाइफ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, सर्जरी के बाद भी आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैनेजमेंट कैसे करें? 4-5 टिप्स आप हमें प्लीज जाते जाते बता दीजिए कि हाँ, अगर आपको एंडोमेट्रोसिस था, सर्जरी से उसको ठीक कर दिया गया है, तो अब आपको लाइफ टाइम क्या अपने जीवन शैली में बदल की चीजें रखनी पड़ेंगी सो दैट वो दोबारा ना हो। सो देखिए, ये तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बताएंगे डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एंडोमेट्रोसिस। मार्केटिंग में इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, हमें ब्रांड से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिक चीजें जो करनी है वो है कि जहां डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस है, आते वगैरह, वो तो सर्जरी से ही निकलेगा, वो रेकर नहीं होता। ओवेरियन एंडोमेट्रोसिस, अंडाशय का एंडोमेट्रोसिस यूजुअली रेकर होता है, और वो एंडोमेट्रोसिस रेकर ना हो उसके लिए हम आपको गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है इंडिया में। आज भी हम जब लड़की को ओसी पिल्स देखते हैं, उसके घर में किसी ने देख लिया उसकी ओसी पिल का पैकेट, तो वो बोलते हैं कि भाई ये सेक्सुअली एक्टिव है, ये है, वो है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के लिए भी दिए जाते हैं, और बहुत कॉमनली दिए जाते हैं पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस वगैरह में। तो वो एक मेथड है रेकरेंस अवॉइड करने का। डायनोजेस्ट जैसे ड्रग्स हैं, और जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, ये सब हैं। एक इंजेक्शन है जो लोग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, जिनको समझ नहीं आती, और ये ओवर द काउंटर भी लग रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट। ये जीएनआरएच एगोनिस्ट या लुप्राइड या जोलाडेक्स इनका नाम है। ये जो मेडिसिन है ये लगाते हैं ताकि पीरियड्स को रोक दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, और इनके साइड इफेक्ट्स हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स और इरिवर्सिबल बोन लॉस। अच्छा, तो लोगों को, जो डॉक्टर्स नहीं ऑपरेट करते, वो जीएनआरएच एगोनिस्ट के इंजेक्शन देते हैं। ये प्लीज ना लगाएं। आपके बच्चे की हड्डियां जिंदगी भर के लिए बोल जाएंगी, क्योंकि इरिवर्सिबल बोन लॉस होता है। आप वो टाइम पास के लिए, अवॉइड करने के लिए 1-2 महीने की हम सर्जरी अवॉइड कर लेंगे, भाई 1-2 महीने अवॉइड कर लोगे, बाद में करनी तो है ही। तो आज उसके हड्डियों को क्यों बैंड बजा रहे हो? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और थोड़ा सा आई थिंक पेशेंट्स को भी एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए कि अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा अलर्ट मोड पर चले। और जैसे कि आपने भी बताया कि कई बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी उसको डिले करते रहते हैं, बट वो चीज ना हो तो ज्यादा बेटर है। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में फूड वाइज गो ऑर्गेनिक। यस, फूड वाइज गो ऑर्गेनिक। जितना आप ऑर्गेनिक खाएंगे, जितना आप फ्रेश खाएंगे, आजकल तो इतने मिनी किचन गार्डन्स वगैरह सब अपने घर में ग्रो कर रहे हैं, बना रहे हैं। प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको यूज कीजिए। अगर आपकी नानी दादी कुछ कह रही हैं तो आपके भले के लिए कह रही है और सही कह रही है। बिल्कुल। ये जो ये कि नहीं, इन्हें नहीं पता, हमें पता है, हम फूड ऑर्डर कर लेंगे, उसी में सब मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, बैक टू बेसिक्स जाना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट इस प्रॉब्लम के रिकरेंस को भी हम कम कर सके और जितने केसेस है उसको भी कम कर सके। परफेक्ट। तो आई थिंक डॉक्टर, इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे हमारी ऑडियंस को आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला होगा, बहुत ही फ्रूटफुल और यूजफुल रहा ये कॉन्वर्सेशन, सो दैट एक आइडिया लगे, अवेयरनेस क्रिएट हो कि हाँ, एक ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में जानना समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए सेशन मददगार साबित होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनडीटी लाइव। थैंक यू।